स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में तुम जब नहीं आए थे तो हमने जो है वो एक और था, वो पता नहीं अभी आज कहाँ गायब हो गया। मॉड्यूलस कंप्लीट किया था। सही है, इसमें मॉड्यूलस का कौन सा पार्ट तुमने नहीं किया था? ये ग्रास वाले तुमने नहीं किया। सही है, मैंने अपलोड कर दिया था यूट्यूब पे, तो वो स्कैन करना तो तुम्हारे पास खुल जाएगा। सही है, पीडीएफ वाले उसमें से क्यूआर कोड स्कैन कर लेना। ओके, अभी का चैप्टर है पोलिनोमियल्स, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम कहते हैं। सही है, एडवांस में भी ये चैप्टर होता है। रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम क्यों कहते हैं वो भी बाद में डिस्कस करते हैं। पोलिनोमियल्स कहते हैं किसी भी वेरिएबल वाले एक्सप्रेशन को जिसमें मल्टीपल टर्म्स हो आपके पास एक्स की। सही है, एक आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पहले देखा है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। सही है, तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जिसमें मल्टीपल टर्म्स हो उसको पोलिनोमियल कहते हैं। ओके, अच्छा अब इसमें पहला सवाल मैंने क्या रखा है? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग पोलिनोमियल्स टॉपिक है और मैंने रखा हुआ है मल्टीप्लाई। सही है, अब मल्टीप्लाई करना आता है। सही है, ये तो सिंपल सी बात होती है, लेकिन इसमें मैंने एक छोटा सा चेंज लाऊंगा। आई जस्ट वांट यू टू नोटिस दिस चेंज, आगे मैं आगे लिखूँ तो तुम्हें समझ आए। सही है, अब एक्स क्यूब से पहले सबको मल्टीप्लाई करना है ना। सही है, मैं मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ। क्या आएगा? एक्स पावर 5 माइनस 2x पावर 4 माइनस 4x क्यूब। फिर 3x से सबको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा? 3x क्यूब। अब मेरी आदत है इसको अगली लाइन में लिखने की। 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। सही है, माइनस 12x। फिर अब मैं जब -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2x स्क्वायर माइनस +4x माइनस +8, सॉरी +8। अब मैंने ये ऐसे क्यों बनाए? ताकि मेरे लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन आसान। अगर मैंने इसको एक ही लाइन में लिखा होता ना तो फिर तुम ढूंढ रहे होते कि सर कौन सा स्क्वायर है, किसको स्क्वायर के साथ ऐड करूं, किसको क्यूब के साथ ऐड करूं। सिर्फ उस चीज़ को सिंपल बनाने के लिए मैं अलग अलग लाइंस में मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, और आगे क्वेश्चन में मैं लिखूंगा भी बार बार, इसलिए मैंने पहले तुम्हें दिखा दिया। सही है, दैट्स द ओनली ऑब्जेक्टिव। उसके बाद मैं इसको टोटल कर लेता हूँ। टोटल तो जाहिर सी बात है करना है, तो ये बन रहा है x पावर 5 माइनस 2x पावर 4 माइनस x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस 8x+8। मुझे ढूंढना नहीं पड़ा किसी को, वरना मैंने एक लाइन में लिखी होती ना तो तुम ढूंढते थोड़ा सा। सही है, क्लियर? तो पहले क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव ये था, टू टीच यू दिस न्यू प्रेजेंटेशन फॉर्म। ओके, अच्छा जी। अच्छा, फिर अगले क्वेश्चन में क्या कहता है? फाइंड द कोशंट एंड द रिमाइंडर व्हेन 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x+5 इज डिवाइडेड बाय x+2। तो पहले बात कर लेते हैं कि कोशंट किसको कहते हैं और रिमाइंडर किसको कहते हैं। सही। अच्छा, नॉर्मली मैं तुम्हें अगर एक सवाल कहूँ, मैं तुमसे कहूँ कि 21/4 करना है तुमसे, 21 नहीं करते, थोड़ा सा और बड़ा नंबर कर लेते हैं। सही है, 221 कर लेते हैं, डिवाइड बाय 4 करना है। सही है, तो लॉन्ग डिवीजन करना आती है ना। पहले क्या करते थे? 4 टाइम्स 5 इज 20, एज क्लोज एज टू दिस नंबर एज पॉसिबल, राइट? ओके, फिर माइनस की साइन लगाई, 2 रह गया तो 1 नीचे उतरा। फिर से 20, 1 बच गया। सही, इस 1 को क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोशंट। और इसको डिवाइजर, जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसको डिवाइजर, और इसको डिविडेंड। सही, ये 4 नाम होते हैं जो याद रखने हैं। और इसकी इन सारे नंबर्स को आपस में कनेक्ट करती है ये इक्वेशन। डिवाइजर इंटू कोशंट .
प्लस रिमाइंडर। क्या अगर मैं तुम्हें लिख के दिखाऊं तो डिविडेंड क्या था तुम्हारा 221, डिवाइजर क्या था तुम्हारा 555 +1। तुम ये देखोगे तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को बैलेंस करेगी, है ना। 221 ही आएगा राइट हैंड साइड। तो ये होती है रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम की इक्वेशन। अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और दैट इज हाउ ऑल दीज फोर टर्म्स आर कनेक्टेड। सही है। ये नंबर्स में मैंने अभी तुम्हें दिखाया। अब मैं तुमसे किस में पूछ रहा हूँ? मैं अलजेब्रा में तुमसे पूछ रहा हूँ। अलजेब्रा में लॉन्ग डिवीजन अब करके दिखानी है तो मुझे। सही है। इसको किससे डिवाइड करना है? उसने कहा फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x+2। अब ऑनेस्टली इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अभी मैं तुम्हें पहले क्या सिखाने जा रहा हूँ? मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ लॉन्ग डिवीजन। ये कब करना ज़रूरी होती है? नेसेसरी टू फाइंड कोशेंट। कि जो कोशेंट की टर्म है तुम वो जो है वो लॉन्ग डिवीजन के बगैर नहीं ढूंढ पाओगे। तो कोशेंट ढूंढने के लिए लॉन्ग डिवीजन करनी है। सही है। 2x³ 3x²। सही है। इसको डिवाइड करना है किससे? सही। अब लॉन्ग डिवीजन मुश्किल होती है, लेकिन ज़रूरी क्यों होती है? क्योंकि कोशेंट उसके बगैर नहीं मिल पाता। सही है। मैं पहले जब सवाल कर, मैं अभी आगे भी जितने भी सवाल करूँगा वहाँ पे मैं लॉन्ग डिवीजन को जितना अवॉइड कर सकता हूँ उतना अवॉइड करने की कोशिश करूँगा। नॉर्मल क्वेश्चन में उनको नहीं लेकर आऊँगा। जब तक मुझसे सवाल क्वेश्चन नहीं पूछेगा तब तक मैं लॉन्ग डिवीजन इन्वॉल्व नहीं करूँगा। सही है। अभी मैं लॉन्ग डिवीजन इन्वॉल्व करूँगा और मैं तुमसे कहूँगा कि भाई अब लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ था। अभी जब ऊपर तुम्हें 222 लिखा हुआ नज़र आया था तो तुमने 4 से मल्टीप्लाई किया था। यू ट्राई टू कम एज क्लोज एज पॉसिबल टू 22। यही कोशिश की थी तुमने कि किसी तरह उसको सब्ट्रैक्ट करके ख़त्म किया जाए। तो यहाँ पे पहली टर्म क्या है? 2x³। तो यानी यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना चाहिए जो इससे मल्टीप्लाई हो और x³ ख़त्म हो जाए। सही है। तो मुझे बताओ कि इस x को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए यहाँ पे कि नीचे 2x³ लिख सकूँ मैं? 2x², ताकि नीचे क्या जनरेट हो? 2x³। लेकिन सिर्फ इस x से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री टर्म भी तुम्हारे पास जनरेट होगी, क्या? 4x²। ये टर्म्स जनरेट हुई। उसके बाद देखो तुमने क्या किया था, तुमने ये माइनस खुद से लगाया था तो नहीं पहले ना? ये माइनस तो हम खुद लगाते हैं, तो यहाँ पे भी खुद लगाना पड़ेगा। यानी दोनों टर्म्स के साथ जो है वो माइनस और माइनस लगाना पड़ेगा। ये भी पॉजिटिव था तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। उससे फ़ायदा क्या होगा? ये ख़त्म हो जाएगा जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव मीट हो गया मेरा। फिर आगे 3x² -4x² तो -x²। फिर क्या करते हैं? एक और टर्म नीचे उतारते हैं। ऐसे करते थे पहले भी, तुमने 1 नीचे उतारा था ना। अब क्या करना? अब किसको एलिमिनेट करना है? अब x² को एलिमिनेट करना है। तो x को क्या ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि -x² आए? -x से मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि सेम साइन हम जनरेट करने की कोशिश करते हैं। सही है। फिर साइन बाद में चेंज होती है -2x। फिर से क्या करोगे? साइंस इन्वर्ट करोगे खुद से। सही है। साइन चेंज करते थे ना, माइनस ऊपर खुद ही लगाया था ना। तो ये हो गया। अब क्या बचा? अब ऊपर क्या लिखूं? -2 -2x -4। फिर से साइंस चेंज करो। क्या है ये? रिमाइंडर। और कोशेंट? सही है। ये ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है शायद, नहीं है? नहीं, वो तो मैं डाल दूंगा, कोई मसला नहीं।
ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया और ये था तुम्हारा डिवाइजर। सही। बताना तो ऐसे क्वेश्चन और रिमाइंडर ही था। तो एग्जाम में जब ये सवाल आता है ना तो अलग से लिख के दिखाना होता है कि 2x² माइनस एक्स माइनस टू क्वेश्चन है और रिमाइंडर क्या है 9। सही है। अब इसको भी तुम अगर ले जाके उधर फिट करोगे ना, जो मैंने पहले इक्वेशन लिखी थी डिविडेंड इक्वल, तो बैलेंस होंगी दोनों साइड्स, बराबर आने चाहिए। बराबर आएंगे तभी पता चलेगा कि हमने सही किया। सही। नहीं। सही, ये ट्राई करके देखो खुद से पहले। अच्छा, एक सिंपल सी एडवाइस मैं अगर तुम्हें दूँ इन इस क्वेश्चन में, यहाँ पे नोटिस करो, पावर 4 पावर 3 पावर 2, बीच में कुछ मिसिंग है, एक्स। तो जब ऐसे कुछ मिसिंग होता है ना तो लॉन्ग डिवीजन करते हुए जब तुम लिखो तो तुम इसको लिखना x⁴ 2x³ 3x², 0x+7। सही। वो, वरना थोड़ा सा एक इशू आएगा, वो मुश्किल हो जाएगा फिर। सही। अब इसमें भी करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई मैंने। करके देखो एक।
आया आंसर? x+7 बज रहा है, रुको ऊपर क्या है देखो, ऊपर मैच कर रहा है तुम्हारा? -2x+6 बचना चाहिए। चाहिए तो रिमाइंडर ऐसा आ सकता है, रिमाइंडर वेरिएबल में आएगा, रिमाइंडर ज़रूरी नहीं होता नंबर है। किस पे डिपेंड करता है? देखो ये पावर 4 वाली इक्वेशन थी, ये किससे डिवाइड हुई? x² से डिवाइड हुई ना, सही है। तो एक डिवाइजर से कम जो होता है वो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर में जो है वो लिनियर आ गया। पहले रिमाइंडर जो था वो लिनियर था, x+2 था, तो रिमाइंडर से एक नंबर बचा था, सही है। वो डिवाइजर पे डिपेंड करता है कि आपका रिमाइंडर किस डिग्री तक जा सकता है, सही है। अब ये ज़रूरी है कि भाई क्वोशंट निकालने के लिए आप जो है वो लॉन्ग डिवीजन करें, सही है। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? हाँ तो 0x² लिखोगे तुम, सही है। और मैंने क्वोशंट नहीं पूछा भाई, तो अब इसका मतलब लॉन्ग डिवीजन ज़रूरी नहीं होनी चाहिए ना। वैसे तो मैं रिमाइंडर निकालना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, यानी मुझे निकालना आता है, लॉन्ग डिवीजन से भी रिमाइंडर निकल सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पे तुम्हें क्या सिखाना है? मुझे तुम्हें सिखाना है रिमाइंडर थ्योरम, सही है। रिमाइंडर थ्योरम आपसे क्या कहता है कि व्हेन a polynomial y equals to f of x is divided by, बल्कि एक मिनट रुको, let me write it in easier words। मैं तुमसे कहता हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम पहले मैं यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, इनफैक्ट पहले मैं तुम्हें ये पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसमें को मैं वर्ड्स में लिख के दिखाऊंगा। तो ये कहता है व्हेन अ पोलिनोमियल f of x is divided by x minus a, the remainder is f of a। इसका मतलब तुम्हें समझ आता है? f of a का क्या मतलब है? ये a कहाँ से आया? ये किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। यानी वो ये कह रहा है कि अगर एक पॉलिनोमियल है उसको तुम्हें डिवाइड बाय x माइनस ए करना है, तो तुम रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करो? तुम f ऑफ a निकाल दो, यानी तुम y की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लो x की वैल्यू a लगा के, सही है। मैं इसको तुम्हें अपने वर्ड्स में लिख के दिखाता हूँ। मैंने कहा कि फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ x obtained from the divisor, the resulting value of y is the remainder। तो ये कि आप एक सर्टेन वैल्यू ऑफ x कहाँ से ऑब्टेन करें? डिवाइजर से ऑब्टेन करें, और आप उसकी कॉरस्पॉन्डिंग अगर y की वैल्यू निकालें तो वो y की वैल्यू क्या कहलाएगी? वो y की वैल्यू जो है वो रिमाइंडर कहलाएगी, सही है। अब वो फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ x ऑब्टेन कैसे करते हैं? फॉर द वैल्यू ऑफ x, फॉर द वैल्यू ऑफ x equate the divisor to 0, सही। इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल सवाल लिखा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x+2। एक बात तो मुझे कह सकते हो कि सर मैं जो है वो उसको लॉन्ग डिवीजन करूंगा, रिमाइंडर तो निकल आएगा। मैं तुमसे अब कह रहा हूँ कि और सिंपल तरीका है, तुम क्या करो, एक x की वैल्यू ऑब्टेन करो। कैसे ऑब्टेन करो? इक्वेट द डिवाइजर टू 0। तुम्हारा डिवाइजर क्या है? x+2। उसको तुम क्या करो? इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू तुमने क्या ऑब्टेन की? -2। y की वैल्यू कैसे निकालते हैं? प्लग इन करके। तो ये इसमें प्लग इन कर दूं, तो मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि जो y की वैल्यू आएगी वो तुम्हारा
रिमाइंडर होगी। तो ये y की वैल्यू तुम निकालो, तो कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, -32 +4 +6 +7 -15 बन रहा है। सही है, तो यानी ये -15 क्या आना चाहिए, ये y की वैल्यू या रिमाइंडर है। तो अब x और y की वैल्यूज जो हैं वो तुम्हारी कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व हो गई हैं कि y की वैल्यू रिमाइंडर है। सही है, अगर यही तुम्हें मैं कहूँ कि तुम अब यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन की जगह तुम मुझे ये करके दिखाओ, तुम x की क्या वैल्यू लगाओगे बताओ? -1/2 लगा के देखो। तुम रिमाइंडर थ्योरम से करो, मैं जो है वो लॉन्ग डिवीजन से जल्दी से करके दिखाता हूँ, देखते हैं हमारे आंसर्स मैच करते हैं या नहीं करते। सही है, तुम रिमाइंडर थ्योरम कर रहे हो, कैलकुलेट करना। क्या आ रही है तुम्हारी रिमाइंडर की वैल्यू? 2। क्या लगाया, एक्स की वैल्यू -हाफ लगानी है ना, तो कैलकुलेटर पे लगाओ बस -हाफ तुम। तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो, क्या गड़बड़ हो रही है? सही है, तो दोनों तरीकों से सेम आ रही है, यानी इसका मतलब रिमाइंडर थ्योरम काम करता है भाई। सही है, द रिमाइंडर थ्योरम इज वर्किंग, कि मैं x की वैल्यू लगाता हूँ तो y की वैल्यू जो होती है वो रिमाइंडर बन जाती है। सही है, कॉन्सेप्ट समझ आया? ओके, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब बताओ इधर क्या करोगे, x की वैल्यू 1/2 लगानी चाहिए, और उसने रिमाइंडर क्या बता दिया, रिमाइंडर इज, यानी =3 बन जाएगा वो। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए निकल आएगा। ये तो एक्स निकाल लगा दोगे, इक्वल्स टू समथिंग लगा दोगे, तो ए की वैल्यू क्या? मैसेज कर उनको, बता उनको कहते मैं उनको बताता हूँ कौन सी वाली वीडियो, बस वही भेज रही है एक ही। हाँ सही। क्या आई वैल्यू ए की? तुम कैलकुलेटर से कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहे?
तुम्हें ना पता है कैलकुलेशन में क्या कर रहे हो, सिली मिस्टेक्स। भाई तुम पूरा का पूरा कैलकुलेटर पे लिखा करो। सही है, कोई मैन्युअली करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगले सवाल में सोचो क्या करोगे। सही है। अब इसमें कितने अननोन है? दो अननोन है। तो दो इक्वेशंस बनेंगी इसी तरह, बन जाएंगी। फिर क्या करोगे? दो इक्वेशंस बन जाएंगी तो सॉल्व, साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेंगे ना। दो अननोन है, दो इक्वेशंस है, एक दफ़ा एक्स की वैल्यू क्या लगानी है बताओ? वन। और वाई की वैल्यू क्या रखोगे? थ्री। यहाँ पे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, रिमाइंडर इज माइनस टू। माइनस टू। सही है। करके देखो, तुम्हारी सिली मिस्टेक्स खत्म कराएं हम। देखते हैं तुम ए और बी के सही आंसर्स बता सकते हो या नहीं।
یہ -2 کے ایکول ہے. کیا ایکویشنز بنی ہے تمہاری؟ a + b = 1 اور دوسری a دوبارہ بتاؤ. ہاں /4 گڑبڑ ہوئی ہے. یہ ٹرمز چیک کرو. -2 اور 3 لگائی ہے نا تم نے بھی ویلیو. صحیح ہے. تو یہ -16/9 آئے. پھر 4a/9. پھر -2b/3. اور پھر -4 ایکولس ٹو -2 کیونکہ یہ ریمائنڈر -2 تھا. پھر کامن ڈینومینیٹر لیا 9 تو -16 ایسے ہی رہ گیا. اچھا یہ میں نے گڑبڑ کی ہے. یہ کتنا ہونا چاہیے؟ -6 بھی ہونا چاہیے نا. اور کوئی تو گڑبڑ نہیں ہے. صحیح ہے. -10 بھی = 30 اور b = -3 آ رہا ہے میرا. اور a - 3 = 1 a = 4.
आया नहीं आया? सही है। देखो तुम्हारी कॉन्सेप्ट खराब नहीं है, तुम अलजेब्रा से ही नहीं करते, तुम सुकून से सॉल्व किया करो, जल्दी नहीं करो, और लॉजिकल सॉल्यूशन नज़र आने चाहिए कि भाई एक के बाद एक स्टेप हो रहा है। तो मुझे हैप्पी सॉल्यूशन नज़र आते हैं जिस कभी ऐड कर देते हो, कभी मल्टीप्लाई कर देते हो। देखो मैंने सुकून का एक काम क्या किया, मैंने कोई टर्म इधर उधर नहीं की, मुझे फ्रैक्शन नज़र आता है मैं फ़ौरन से कॉमन डिनोमिनेटर ले लेता हूँ, तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गया ना, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन होती रहती है आसानी से। सही है, तो मैं एंड तक फ्रैक्शन ही लेके घूम रहे थे। ओके, अच्छा एक आज की आखिरी चीज़ कर लेते हैं, फिर जाहिर सी बात है वो टॉपिक ब्रेक होगा। द नेक्स्ट थिंग इज द कॉल्ड द फैक्टर थ्योरम, जो रिमाइंडर थ्योरम का ही अगला पार्ट है। सही है। अब नॉर्मली फैक्टर किसको कहते हैं, मैं तुमसे पूछूं फैक्टर्स ऑफ 8 तो तुम मुझे बताओगे 1 2 4 एंड 8। फैक्टर्स ऑफ 12 पूछूं तो 1 2 3 4 6 एंड 12। ऐसे नंबर्स जो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं। कोई चीज़ अगर कम्प्लीटली डिवाइड कर देती हो तो रिमाइंडर क्या छोड़ेगी, रिमाइंडर कितना होगा, जीरो छोड़ेगी। सही है, तो हम फैक्टर थ्योरम हमसे यही कहता है। सही है, कि इफ फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स the resulting value of y is 0, then the divisor is a factor of the polynomial। या y की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो ये जो डिवाइजर होता है वो फैक्टर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इट्स लीविंग अ रिमाइंडर ऑफ 0, यानी लॉन्ग डिवीजन की जाए तो कंप्लीट डिवीजन हो जाएगी, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सही है, ये वर्ड्स में यहाँ पे ये नोटेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एनी पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 0, यानी y की वैल्यू 0 आए, देन द रिमाइंडर व्हेन एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए इज 0, प्लस x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ, डिवाइजर को फैक्टर कहते हैं। सही है, शो दैट, क्या शो करोगे कि x की वैल्यू क्या लगाएं, x की वैल्यू 3 लगाएं तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। सही है, यही प्रूव करके दिखाना है मुझे, चेक करता हूँ प्रूव करके। कैलकुलेटर पे मैंने लगाया है ये सब, तो 0 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेटर मुझे बता देगा 0। फिर अगर मैंने अगले पार्ट में तुमसे ये पूछ लिया, क्या लगानी चाहिए पहले, x की वैल्यू ये बताओ 2, और उसने कहा इज अ फैक्टर, तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। सही है, तो 2 लगाऊंगा और y की वैल्यू 0, 8 माइनस 6 प्लस 2a माइनस। सही है, इसको कहते हैं फैक्टर थ्योरम। दो थ्योरम्स हो गए, एक रिमाइंडर थ्योरम हो गया और एक फैक्टर थ्योरम हो गया। सही है, अब इसके आगे जो है ना वो, अभी तो सॉल्विंग क्यूबिक इक्वेशंस है, लेकिन मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि अब क्वेश्चंस कुछ मर्ज भी होंगे। जैसे क्वेश्चन पढ़ो पहले, करेंगे अब इसको नेक्स्ट क्लास में ताकि रिवाइज हो और फिर स्टार्ट करें। इट इज गिवन दैट x प्लस 1 इज अ फैक्टर, तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, and that when p of x is divided by x plus 2 the remainder is 5, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5। वही दो अननोन्स, दो इक्वेशंस, साइमल्टेनियस सॉल्व। सही है, समझ आया? अब नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को पहले करेंगे सॉल्व और फिर उसको आगे लेके चलेंगे, सॉल्विंग क्यूबिक इक्वेशंस पे जाएंगे। ओके।